And welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was edited by Mr. John N. Cummings and Michael Kremer. So this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. Today, बहुत दिनों बाद हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और आज जो चैप्टर हम बिगिन कर रहे हैं उसका नाम है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पिट्यूटरी एंड एड्रिनल डिसऑर्डर्स एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन पर्टिकुलरली ऑथर्ड बाय मिस्टर FTG प्रूनटी. तो ऑथर का उस वक्त कहना था, इंट्रोडक्टरी लाइन ये है कि ये इम्प्रैक्टिकेबल था उस वक्त की सारे जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे थे, इनकाउंटर किए जा रहे थे पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स में, उन सारे को सर्वे करके होल फील्ड को ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस को उतने स्पेस में स्टडी किया जाए. इसीलिए सम एक्सटेंट तक ये डिसऑर्डर्स कवर किए गए और सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर किए गए, क्योंकि एक तो उतनी रिसर्च उस वक्त थी नहीं, दूसरा स्पेस की अवेलेबिलिटी कम थी और इस चैप्टर में भी एज ब्रीफ एज पॉसिबल ही डिस्कस कर सकते थे वो, या अपने लेक्चर्स में ब्रीफ लेक्चर्स ही दे सकते थे. तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लिया डिसऑर्डर्स का अपने हिसाब से कि कैसे वो डिस्कस करना चाहते हैं और कैसे वो उस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो उन्होंने एक टेबल बनाई जो कि यहाँ पे दी हुई है. जो इम्पोर्टेंट लीजन्स इस टेबल में उन्होंने डिस्क्राइब किए जो इस चैप्टर में वो थोड़ा कवर कर सकते हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट थे उस वक्त लोगों के स्टडी के लिए, फिजिशियंस के स्टडी के लिए. पहले ग्रुप में ऑथर ने रखी जो सिंड्रोम्स थे डेफिशिएंसी की, यानी सिंड्रोम्स ऑफ डेफिशिएंसी. इसमें उन्होंने रखे लीजन्स जो ओरिजिनेट हो रहे थे पिट्यूटरी एंड पॉसिबली हाइपोथैलेमस एंड सेकेंडरी इफेक्ट जो है दे रहे थे ऑन द फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स. कॉन्ट्रास्ट में लेकिन प्राइमरी लीजन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स भी थे जो कि मैनिफेस्ट करते थे एज एडिसन्स डिजीज एंड प्रमोट सेकेंडरी चेंजेस इन पिट्यूटरी बिहेवियर. ये फर्स्ट ग्रुप में ऐसे उन्होंने लीजन्स रखे. तो इसमें उन्होंने आता है एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोथैलेमिक लीजन्स एंड एडिसन्स डिजीज. अब एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है पोस्टपार्टम भी हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा की वजह से भी हो सकता है, क्रोमोफोब एंड एसिडोफिल एडिनोमास की वजह से हो सकता है एंड ग्रैनुलोमा की वजह से हो सकता है. हाइपोथैलेमिक लीजन्स जो है ट्यूमर्स एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं. एडिसन्स डिजीज में ट्यूबरक्यूलस एंड एट्रोफिक एड्रीनल्स भी हो सकते हैं. जो सेकेंड ग्रुप उन्होंने बनाया उसमें इंक्लूड किया उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद अबनॉर्मली इंक्रीज फंक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिनमें एड्रीनल कॉर्टेक्स का फंक्शन इंक्रीज हो गया. एड्रीनल ग्लैंड अपने आप में मेन दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला और एड्रीनल मेड्यूला अंदर वाला. तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के जिसमें फंक्शंस अबनॉर्मली इंक्रीज हो गए वो इस सेकेंड ग्रुप में उन्होंने रखा. और एसोसिएट ऐसे भी किया जा सकता था विद सिंपल हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स और हाइपरप्लेजिया अकम्पनीड बाय द चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी बेसोफिल्स. सेल्स जो है जो सेल्स डिसफंक्शन कर रही थी वो मे और मे नॉट फॉर्म ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर और सो कॉल्ड एडिनोमेटा. कुछ पेशेंट्स जो कशिंग सिंड्रोम के थे have benign or malignant tumors arising in the adrenal cortex. लो पोटेशियम सिंड्रोम भी मेंशन किया उन्होंने सेकेंड ग्रुप में लेटर, लेकिन इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद द स्टेट ऑफ हाइपर एड्रीनल कॉर्टिकलिज्म. एक्रोमेगैली उन्होंने मेंशन की लेकिन उसको फर्दर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया और उसका रीज़न में भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन या लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हो सकता है. तो सेकेंड ग्रुप में उन्होंने मोटे तौर पे कुशिंग सिंड्रोम जो कि एड्रीनल हाइपर एक्टिविटी, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है. लो पोटेशियम सिंड्रोम, लो के सिंड्रोम, एड्रीनल हाइपर एक्टिविटी, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा एंड कार्सिनोमा अगेन उनकी वजह से हो सकता है. एंड देन एक्रोमेगैली, एसिडोफिल एडिनोमा की वजह से जो हो सकता है वो सब इंक्लूड किए. उसके बाद इन्होंने थर्ड ग्रुप बनाया जिसमें इन्होंने विरलाइजेशन इंक्लूड की, जिसके रीजंस एड्रीनल एडिनोमा एंड कार्सिनोमा, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया स्पेशली प्री प्यूबर्टी हो सकते हैं.
और ये स्पेशली देखे जाते थे इन चिल्ड्रन एंड जुवेनाइल में, विरलिज्म स्पेशली। चिल्ड्रन में एक कंडीशन उन्होंने कहा कि एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के नाम से होती है, जिसकी बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और कुछ इंडिविजुअल्स भी ऐसे होते हैं जो विरलिज्म फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर्स डेवलप कर लेते हैं। साथ साथ ऑथर का कहना है कि हमें ये याद रखना भी ज़रूरी था उस वक्त कि एड्रीनल इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईस्ट्रोजन। There is not very much known about this, but one encounters occasionally feminization in males with adrenal tumors. ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर या शॉकिंग फैक्टर आ सकता है जिनको ये पता नहीं है। तो जनरली जो है ओवरीज फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत सारे मेल्स में उस वक्त ये देखा गया। बहुत सारे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पेशेंट्स आए वो डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट के थे। ये देखा गया कि अगर सर्टन जो एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो उसमें से थोड़ा सा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन होने लग जाता है मेल्स में। अब एड्रिनल ग्लैंड्स के बाकी और भी ट्यूमर्स हो सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली उस वक्त डायग्नोज होते थे एज किडनी ट्यूमर्स, क्योंकि वो कोई एंड्रोनोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, कोई एंडोक्राइन सिस्टम का चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सस्पेक्ट किए जाते थे एज किडनी ट्यूमर्स मोर। और ये भी देखा जाता था बहुत सारे केसेस में, ऐसी पॉसिबिलिटी देखी जाती थी कि ऐसे ट्यूमर्स जो एक्सेस एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं विदाउट बीइंग सस्पेक्टेड, एंड तब ये एक सस्पेशन बन गया कि ऐसे ट्यूमर्स मिलेंगे किन्हीं पेशेंट्स में। तो आगे ये रिसर्च और स्टडी कंटिन्यू होती रही। उसके बाद स्टेरॉइड न्यूक्लियस में ये देखा गया कि 4 रिंग्स होती हैं टू विच देयर मे और मे नॉट बी अ साइड चेन अटैच टू कार्बन 17। 2 अदर पोजिशंस होती हैं विच आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एड्रिनल सिंथेसिस एट कार्बन 11 एंड कार्बन 3। कीटोन ग्रुपिंग होती है एट पोजिशन 3 ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकली एक्टिव एड्रिनल स्टेरॉइड। ये ऑथर ने डिस्क्राइब किया था विद एन अटैच्ड फिगर। और हाँ, एक तरफ ऑथर ने स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस, एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में जो है एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस दिखाया है कॉन्फ़िगरेशन, वहीं एक दूसरी तरफ उन्होंने उस समय के जो आइडियाज़ थे रिलेटिंग टू सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स वो भी दिखाए। और उन्होंने दिखाया कि वो बिगिन करते विद एसिटेट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोग्रेस करते हैं थ्रू कोलेस्ट्रॉल एज एन इंटरमीडिएट स्टेप, और फिर मेजर रूट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इज थ्रू प्रोजेस्टेरॉन। ये नॉलेज जो है लार्जली गेन की गई बाय लेबलिंग मॉलिक्यूल्स विद रेडियो एक्टिव C14 से ये स्टडी किया गया रेडियो एक्टिव C14 के द्वारा। सिंथेसिस जो है आइदर डायरेक्टली प्रोसीड कर सकती है टू अ सब्सटेंस नोन एज कॉर्टिकोस्टेरॉन, और हाइड्रोजाइलेशन हो सकता है ऑफ कार्बन 17 with the subsequent addition of hydroxyl group at position 11, thus yielding hydrocortisone, which is quantitatively the most important adrenal hormone. ऐसा उस वक्त जो है स्टडी में पाया गया था। टॉप पे एल्डोस्टेरॉन इज इंडिकेटेड। क्वांटिटेटिवली ज़्यादा जो है क्वांटिटेटिवली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रिनल हार्मोन जो है हाइड्रोकोर्टिसोन था, जिसमें और टॉप पे जो हार्मोन है और था वो एल्डोस्टेरॉन इंडिकेट किया गया था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट में हम कवर करेंगे कि हाइड्रोकोर्टिसोन के और ज़्यादा क्या फीचर्स हैं और ज़्यादा क्या डिस्कवरी हुई इस एरिया में, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल डिसऑर्डर्स के एरिया में। So that's it for this video, and please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.